जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, लाइट अपना बदला लेने के लिए एक प्लान बनाता है जिसमें उसने मई का इस्तेमाल किया। साथ ही मई का प्लान यह था कि उसको अपने स्किल का इस्तेमाल करते हुए गारू को एबिस के हार्ट में लाना होगा और वो उसमें कामयाब भी रही। लेकिन गारू और उसके साथियों के इरादे मई को लेकर ठीक नहीं थे, क्योंकि वो चाहते थे कि लाइट की ग्रेव के ऊपर वो उसके साथ मजे करेंगे। पर उनके सपने पर पानी फेरते हुए वहाँ पर लाइट आ गया, जिसके आते के साथ उसने अपने इनक्रेडिबल पावर से गारू के साथ ही साथ उसके साथियों की फाड़ कर चार कर दी थी, जो देखकर गारू काफी ज्यादा हैरान हो गया था। दूसरी तरफ लाइट गारू को टेलीपोर्ट करके अपने किंगडम में ले आता है, जहाँ पर लाइट ने अपनी पावर को शो करते हुए उसका मुंह निकाल दिया। यहाँ तक कि अब वो फैसला करता है कि अब मैं सरफेस पर जाकर उन कमीनों से बदला लूंगा। अब आगे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में लाइट सरफेस में अपने कुछ साथियों के साथ पहुंच गया था। यहाँ तक कि वो अपने घर की तरफ बढ़ते हुए कहता है, पापा, माँ, बड़े भाई, एल्स, यूमी। पर वो वहाँ पर पहुँचने के साथ काफी ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि उसका छोटा सा विलेज पूरी तरह से तबाह हो चुका है। अपने घर की ऐसी हालत को देखकर लाइट ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इससे भी ज्यादा उसके साथी हैरान थे। तभी लाइट कहता कि 2.5 साल तक मैं अभी इसमें फंसा रहा, मेरे विलेज को अननोन पार्टी ने तबाह बर्बाद कर दिया। 6 महीने बाद इकलौती राहत की बात यह है कि हमें मेरे भाई या बहन की बॉडी अभी तक नहीं मिली। फैक्ट यह है कि वे अभी भी जिंदा हो सकते हैं। मेरे पास उम्मीद का इकलौता यही रीजन बचा है। और एक बात क्लियर कर दूं, लाइट ने अपने पहले साथियों को कार्ड्स की फॉर्म में अपने पास धर लिया, या फिर वो लोग वापस एबिस में चले गए। साथ ही साथ इन दोनों को लाइट ने इसलिए बुलाया है ताकि वो उनके साथ आगे का सफर कंटिन्यू कर सके। तभी गोल्डन आर्मर कहता कि तुम्हारा हो गया तो ठीक है, चलो चलें, क्योंकि मैं पहले ही दिन टेंट लगाने के इच्छुक नहीं हूँ। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वो लड़की गोल्ड पर भड़कते हुए कहती है, जब लॉर्ड लाइट शोक मना रहे हैं तो तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उनसे इस तरह से बात करने की? उनसे नरमी से बात करो। उसकी इस बात का जवाब देते हुए गोल्ड बताता है, तुम्हें समझ नहीं है ना, नरम होना काफी फॉर्मल लगता है, इसमें कोई हमदर्दी का भाव नहीं होता। इसके अलावा तुम जंगलों में गोल्ड पसंद नहीं करोगी, है ना? ये बात सुनकर नेमुमो कही, मैं तुम्हारी तरह नहीं, ठीक है? जब तक मैं लॉर्ड लाइट के साथ हूँ मुझे इसकी परवाह नहीं है कि मुझे घास पर सोना पड़े या कीचड़ में। इस पे गोल्ड बोलता है, और मैं माई लॉर्ड के साथ चलूंगा। बर्फ से ढके पहाड़ों की चोटियां और पिघले हुए मैग्मा की झीलों के पार मैंने माई लॉर्ड के प्रति वफादारी की गोल्डम शपथ ली है। यह एक आर्किक नाइट की एलिजेंस है, फिर भी मैं नहीं चाहता कि हम लोग माई लॉर्ड के प्रति तारों के नीचे सोएं। यह सच में सबसे ज्यादा आरामदायक नहीं है। तभी लाइट कहता है, हम क्वार्टर की चिंता बाद में करेंगे, सबसे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे। हम पहले से ही जानते हैं कि हमारी आर्मी वर्ल्ड से मुकाबला करने के लिए काफी है, लेकिन सीधे वार छेड़ना थोड़ी जल्दबाजी होगी। उसकी ऐसी बातों को सुनकर गोल्ड बोला कि बिल्कुल जैसा ही कहा जाता है कि अपने दुश्मन को जानो और खुद को भी जानो, और तुम बिना किसी गड़बड़ी के सारी लड़ाइयाँ लड़ पाओगे। इस पे नेमुमो भी बताती है, हम अलग अलग नेशन की पावर का पता लगाएंगे। जिस बात पर एग्री करते हुए लाइट कह रहा था, मेरे विलेज पर छापे का कनेक्शन मेरे पर्सनल मास्टर होने से है। क्या मेरे मास्टर होने के कारण वे इतनी दूर तक चले गए? और वो ये कहते हुए काफी खतरनाक पूरा रिलीज कर रहा था। साथ ही वो कहा, अगर वर्ल्ड का ट्रू इवल में इनहेरिटेड है तो मैं वर्ल्ड को हेल की आग में झोंक दूंगा। तभी गोल्ड बताता है, जब तक हम सिटी में है तब तक खून के प्यास पर कंट्रोल रखो, वरना इससे लोग मारे जाएंगे। इसके लिए वो उससे माफी मांगते हुए फुल मार्क्स रिलीज करता है, जिसको उसने अपने चेहरे पर पहन लिया था ताकि कोई भी उसको पहचान न सके। इसी के साथ उनका ये सफर चालू हो चुका। तभी नेमुमो उड़ते हुए लाइट से कहती है, दागास में हम सबसे पहले क्या करेंगे? इस पे गोल्ड बोलता है कि नेमुमो ध्यान रखो कि तुम हमारे माई लॉर्ड से क्या कह रही हो। उसके इस जवाब पर लाइट बताता कि सरफेस में मैं डार्क हूँ, लाइट नहीं। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वो उसके लिए तुरंत मान गई थी, जबकि गोल्ड कह रहा था, अगर वह अपना नाम नहीं बताता है तो कौन कोड के लोग उस पर ध्यान नहीं देंगे। ये बात सुनकर डार्क ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेते हुए कहता कि पहली चीज जो मुझे करनी होगी वह है एडवेंचर डार्क के रूप में अपनी रैंक बढ़ाना। उसके इस बात का जवाब देते हुए गोल्ड बोला कि रैंक जितनी हाई होगी उतनी ही रोमांचक जर्नी हमारे पास होगी। जो सुनकर डार्क कहा, इसलिए मैं फिलहाल अपना रैंक बढ़ाने पर ध्यान दूंगा। इसी के साथ वो लोग दागास के काफी करीब पहुंच गए थे, जो देखकर गोल्ड हंसते हुए कहता है, अगर मैं सीधे अंदर उड़कर चला जाऊं तो मैं एक दर्दनाक अंगूठे की तरफ बाहर पटक दिया जाऊंगा। इसलिए वो आगे का सफर सरफेस से गुजरते हुए करते हैं। रास्ते में उन्हें कुछ डाकू दिखाई देते हैं जो उन दोनों को परेशान करते हुए कह रहे थे, जो कुछ तुम्हारे पास है वो सब हमें दे दो और तुम अपना टाल टॉम बंद करो इंसान। जबकि वो इंसान अपने बच्चे को बचाते हुए कहता कि प्लीज मेरे बच्चे को चोट मत पहुंचाओ। अब ये देखकर डार्क कहा, यहाँ सरफेस पर तो काफी खतरा है। जबकि उन डाकुओं को गोल्ड चमकता धमकता दिखाई दिया था, जो देखकर नेमुमो उस पर गुस्सा करने लगी थी, क्योंकि उसने ये जानबूझकर किया है। जबकि गोल्ड हंसते हुए कहता कि यह एक ओरा नाइट की चमकदार एलिजेंस है। तभी वो डाकू कहा, यहाँ से चले जाओ वरना ये लोग मारे जाएंगे। उसकी ऐसी बातों को सुनकर डार्क गोल्ड और नेमुमो को ऑर्डर दे देता है, जिसके बाद वो लोग बंधे हुए नजर आते हैं। उनकी ऐसी हालत को देखकर गोल्ड उन पर हंसते हुए कह रहा था, ये लोग तो कोशिश करने लायक भी नहीं थे। पर नेमुमो उस पर गुस्सा करने लगती
सकती है क्योंकि उसकी गलती की वजह से उन्हें फाइट करनी पड़ी। जबकि वो बच्चा उनकी पावर को देखकर काफी हैरान था, साथ ही साथ उससे भी ज्यादा उसके ड्रेड हैरान हो गए थे। फिर हम उन लोगों को एक करवा के अंदर देखते हैं जहाँ पर डार्क उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगा था, हमें तागास तक ले जाने के लिए शुक्रिया। इस पे वो बताता कि इसकी परवाह मत करो, तुमने हमारी जान बचाई है। जबकि वो बच्चा उनकी तारीफें करते हुए कहता, मैंने कभी भी इंसानों को इतना पावरफुल कभी नहीं देखा कि वो डुओब्स को हरा सके। बिग सिस चमकदार मिस्टर, तुम दोनों तो कमाल के हो। तभी नेमोमो का कहना है, लॉर्ड डार्क तो हमसे भी ज्यादा अमेजिंग है, क्या तुम जानते हो। उनकी ऐसी बातों को सुनकर उस बच्चे का डैड बोलता कि अगर तुम दागास की ओर जा रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम डंजन में एंटर जरूर करोगे। वैसे क्या तुम फेमस एडवेंचरर हो। जिस बात पर डार्क उन्हें मना करते हुए बताता है, हमने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, इसलिए हम केवल एस्पायरिंग एडवेंचरर हैं। हम सबसे पहले दागास गिल्ड में रजिस्ट्रेशन कराएंगे, फिर वहाँ से अपनी रैंक बढ़ाना शुरू करेंगे। उनकी ऐसी बातों को सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो गए थे क्योंकि उनको लगा नहीं था कि इतने पावरफुल होने के बावजूद भी ये लोग एडवेंचरर नहीं है। तभी वो पर्सन कहता है, उस सिचुएशन में तुम सही जगह पर आई हो। दागास डुओब्स किंगडम का सबसे साउथर्न टाउन है। यह किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, वह है ईस्ट के ह्यूमस किंगडम और साउथ के एल्विन किंगडम। उनके बीच टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूट का अपना ही फेयर हिस्सा रहा है, लेकिन अपने डंजन की क्वालिटी के कारण यह काफी सारे एडवेंचरर को अट्रैक्ट करता रहा है। यह टाउन कहीं दूर होने के बावजूद एक हलचल भरा टाउन बन गया है। सभी रेसेस में से यह इंसानों के बीच सबसे ज्यादा पॉपुलर है। इस वजह से मैं उनके लिए एक पब्लिक हाउस चलाता हूँ। सामने की तरफ देखते हुए बच्चा कहा, अरे वहाँ देखो, यह दागास टाउन है। फिर हम दागास के एंट्रेंस गेट के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर वो बंदा सवाल करता है कि क्या तुम सचमुच यहाँ से छूटना चाहते हो। जिस बात का जवाब देते हुए डार्क कहा, ये काफी दूर है, आपने तो हमें यह भी बता दिया कि गिल्ड कहाँ पर है। जो सुनकर वो बंदा कहता है, चलो ठीक है, और तुम मुझे कर्नल कह सकते हो, प्लीज एक बार जरूर सोचना अगर तुम रात में ठहरना चाहते हो। इसी के साथ वो करवा वहाँ से चला गया था। पर रास्ते में बच्चा अपने डैड से पूछ रहा था, क्या आपने पहले कभी इतने स्ट्रॉन्ग नए प्लेयर्स को देखा है। जिस बात का जवाब देते हुए उसका डैड बताने लगा, जरूर उनके अपने रीजन होंगे। इसके बाद यासिन टाउन की तरफ आ गया था जहाँ पर काफी ज्यादा चहल पहल थी। तभी गोल्ड बोला, अपनी आंखें सामने रखो वरना हम खो जाएंगे। ये बात सुनकर नेमोमो उसे समझाने लगती है, मैं खो नहीं जाऊंगी और तुम इसकी चिंता मत करो, मैं अपने अपनोक्सिस आर्मर का इस्तेमाल करते हुए रास्ता खुद ही ढूंढ लूंगी। उन दोनों की ऐसी बातों को सुनकर डार्क बोला कि खैर ये तुम दोनों के लिए पहली बार है कि तुम दोनों किसी सरफेस टाउन में हो। जबकि गोल्ड अपने आसपास इतने सारे वेपन और आर्मर की दुकानों को देखकर हैरान था। जिस पर डार्क उसे बताता है, आखिरकार ये एडवेंचरर का टाउन है, ब्लैक स्मिथ भी डुओब्स किंगडम की स्पेशलिटी है। तभी यहाँ से दागास गिल्ड की तरफ आ गया था जहाँ पर गोल्ड ने गिल्ड को पहली बार देखा था। जबकि नेमोमो बताती है, लगता है कि सच में कई महत्वाकांक्षी ह्यूमंस एडवेंचरर हैं। तभी गोल्ड वहाँ के लोगों को देखकर बोला कि माय लॉर्ड, वे ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि वे उससे काफी डरे हुए हैं। जिस बात पर एग्री करते हुए डार्क अपने मन में कहा, यहाँ भी इंसानों के साथ वैसा ही व्यवहार किया जाता है। इसके कुछ देर बाद नेमोमो गुस्सा करते हुए कहती कि ये कभी नहीं हो सकता, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि डार्क लॉर्ड को एफ रैंक ना मिले। पर रिसेप्शनिस्ट उसे समझाती कि सबकी शुरुआत एफ रैंक से ही होती है, ये सबके लिए एक जैसा है। पर वो कुछ समझने को तैयार नहीं थी, इसलिए नेमोमो उसे समझाने लगती है कि लॉर्ड डार्क हर किसी की तरह नहीं है, वह एक ऐसे बीइंग है जो सभी के परे है, उन्हें ए रैंक या एस रैंक मिलना ही चाहिए। उसी वक्त गोल्ड उससे कहता है, तुम मुझसे एक बिल्कुल रूड पर्सन की तरह बात कर रही हो, लेकिन नेमोमो उसे ही चुप करा देती है। दूसरी तरफ डार्क उनसे माफी मांगते हुए कहता कि मैं अपने साथियों की रूडनेस के लिए माफी मांगता हूँ, एफ रैंक मेरे जैसे के लिए सही है, प्लीज रजिस्ट्रेशन को कंटिन्यू रखें। अगले सीन में नेमोमो रोते हुए कह रही थी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने माय लॉर्ड से माफी मंगवाई। उसकी ऐसी हरकतों को देखकर गोल्ड उस पर हंस रहा था। इसके बाद यासिन कर्नेल के पब्लिक हाउस की तरफ आ गया था जहाँ पर डार्क और उसके साथी आ जाते हैं। जबकि डार्क उन्हें बता रहा था, मैं आपके ऑफर को एक्सेप्ट करने आया हूँ। इसके लिए कर्नेल उसका शुक्रिया अदा करने के साथ कहा, अगर तुमको किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज पूछने में संकोच मत करना। ये बात सुनकर डार्क कहता कि उस मामले में हमारे पास कुछ सेल्फिश रिक्वेस्ट है, क्या आप उन्हें एक्सेप्ट कर पाओगे। इस पे वो एग्री था। तभी डार्क अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, हम पूरे टॉप फ्लोर को 1 महीने के लिए किराए पर लेना चाहते हैं। हमारे माइग्रेशन के दौरान किसी को भी टॉप फ्लोर पर जाने की परमिशन नहीं है, यहाँ तक कि स्टाफ को भी नहीं। और यह लो, यह किराए के लिए पैसा है, प्लीज हमें बताएं कि क्या ये काफी है। अब ये देखकर कर्नेल कहने लगा, नहीं मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता, हम उन लोगों से किराया नहीं ले सकते जिन्होंने हमारी जान बचाई। उसकी इस बात का जवाब देते हुए डार्क बताता है, ये मेरा आखिरी सेल्फिश रिक्वेस्ट है, इसलिए यह ले लो। अब उसको यह एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। कमरे की तरफ डार्क 3 कार्ड रिलीज करते हुए कहता है कि साइलेंट मैजिक जैमिंग डिटेक्शन। अब उससे क्या होगा कि कोई भी उनकी बातें नहीं सुन पाएगा। जो सब करने के बाद डार्क रिलैक्स होते हुए कहा, कोई निगरानी, जासूसी या मैजिक आइटम का सिग्नल नहीं। तभी नेमोमो डार्क से सवाल करती है, मैं समझती हूँ कि तुम सरफेस पर क्यों आना चाहते थे और एक एडवेंचर के रूप में पेश आना चाहते थे, लेकिन
लेकिन आप कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, इस बात की संभावना है कि कुछ गलत हो सकता है, क्यों ना आप एबिस से ही ऑर्डर दे देते। उसकी ऐसी बातों को सुनकर डार्क काफी गुस्सा करने के साथ कहा, क्या तुम मुझे मेरा बदला लेने से रोकना चाहती हो? इसी के साथ वहाँ की जगह हिलने लगी, जो देखकर नेममू उससे माफी मांगते हुए कहती है, मैं बिना सोचे समझे बोल पड़ी, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। वहाँ की ऐसी बातों को सुनकर गोल्ड बताता कि कभी कभी एक आदमी को अपने मामलों को अपने हाथों में लेना पड़ता है। हमारे माय लॉर्ड किसी और पर डिपेंड हुए बिना अपना बदला लेने के लिए एक्साइटिंग है। दूसरी तरफ डार्क उसकी आंखों में आंसू को देखकर उससे माफी मांगते हुए कहता है, तुम बस मेरे लिए परेशान थे, फिर भी मैं काफी ज्यादा इमोशनल हो गया। ये बात सुनकर नेममो बोली कि नहीं, सीमा पार करना मेरी गलती है, प्लीज मुझे अपनी लॉयल्टी को रिन्यू करने दें। इसके लिए डार्क शर्माते हुए मान गया था। अगले सीन में डार्क अपने मन में बताता है, पैर चूमना सबऑर्डिनेशन का एक्ट है, मेरे कई समझ इसे रिवॉर्ड के रूप में मांगते हैं, हालांकि मैं अभी भी इससे शर्मिंदा हूँ। इसी के साथ नेममो ने डार्क के पैरों पर किस कर दिया था, जो देखकर गोल्ड कहता है, यह किसी भी तरह का फैटिस वाला खेल है। अब ये सुनकर नेममो उस पर गुस्सा करते हुए कहते कि हमारे लॉर्ड के प्रति मेरे ग्रेट डेडिकेशन को उस असली नाम से पुकारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इस जवाब पर गोल्ड बोला, मैंने तो बस इतना देखा कि एक शरारती औरत एक जवान लड़के का पैर चूम रही है। जबकि डार्क शर्म के मारे काफी दूर खिसक गया था। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर डार्क मार्केट में घूमते हुए कह रहा था, यहाँ काफी सारे लोग हैं, ये सचमुच एक अच्छी डंजन लगती है। दूसरी तरफ वो लोग उन बंदों को देखकर कहने लगे थे, उस आदमी को देखो, वह बिल्कुल गोल्ड जैसा चमक रहा है, और वह लड़की सचमुच काफी ओट है, पर यह एक डरावना मुखौटा है जो उस बच्चे ने पहना है। वहाँ के लोगों की ऐसी बातों को सुनकर डार्क अपने मन में कहा, ये डार्क के लिए ठीक है, लेकिन हो सकता है कि हम कुछ ज्यादा ही अलग दिख रहे हों। लेकिन एंट्रेंस पर एक काफी लंबी लाइन लगी हुई थी, साथ ही साथ यहाँ पर कोई एल्फ नहीं है। इस बात पर डार्क बताता है, एल्फ की इतनी कम संख्या का रीजन यह है कि ये किंगडम डुओप्स का है, और एल्विन क्वीन टॉम इस डंजन पर कब्जा करने के लिए फाइट कर सकती है। अपने लॉर्ड की ऐसी नॉलेज को देखकर नेममो उसकी तारीफें करने लगी थी, पर लॉर्ड उससे पूछ रहा था, क्या इतना चपकना जरूरी है? जिस बात पर एग्री करते हुए नेममो कही, बस अपने पीछे की प्रोडक्ट का काम मुझ पर छोड़ दो। उसी वक्त कुछ लोग लाइन के बीच में आकर खड़े हो गए थे, और वहाँ पर कोई बोल भी नहीं रहा था कि ये ऐसे कैसे बीच में आ सकते हैं। उन बंदों को देखकर डार्क अपने मन में बोला कि उन बंदों ने हुडी पहन रखी है। पहला पर्सन उनका सारा सामान लेकर चलने वाला एक साथी है, दूसरा काफी स्ट्रॉन्ग है लेकिन इसमें काफी खामियां हैं। लेकिन जो सामने है, जिस तरह से वह उस बड़ी सी चीज को कंधे पर उठाने के बावजूद आगे बढ़ा, वह काफी मुश्किल है। अब हमें क्या करना चाहिए? सामने की तरफ एक एडवेंचरर लोगों का ग्रुप को उनसे परेशानी होने लगी थी, पर वो उसे कुछ भी नहीं कर सकते। तभी डार्क उन बंदों से कहता है, अरे तुम लोग लाइन के बीच में ऐसे ही नहीं आ सकते। उसी वक्त वो बंदा पूछा, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? उसके इस सवाल का जवाब देते हुए डार्क कहता कि क्या तुमने किसी और को लाइन के बीच में घुसते देखा है? अब ये सुनकर वो बंदा काफी रूड होकर बताता है, क्या तुमको पता है कि तुम किससे बात कर रहे हो? उसके इस सवाल का जवाब देते हुए डार्क का कहना है, मुझे कैसे पता होना चाहिए? तुम तो अपना चेहरा हुडी से ढके हुए हो। इसके अलावा अगर तुम हाई स्टेटस पर्सन हो तो तुमको ऐसा कुछ भी करने से बचना चाहिए जिससे तुम्हारा नाम खराब हो। अपने मास्टर की ऐसी बातों को सुनकर गोल्ड हंसते हुए कहता है, ये अच्छा सो है माय लॉर्ड, हम सच में कैसे जान सकते थे कि ये लोग कौन हैं? तभी नेममो कही, तुम रास्ते में हो और लाइन के पीछे जाओ, क्या तुम इतने पागल हो कि तुम यह भी नहीं कर सकते? उसकी ऐसी बातों को सुनकर वो बंदा काफी गुस्से के साथ अपने स्वॉर्ड पर अपना हाथ धरते हुए कहता है, तुम इंसान तो बस कीड़े मकोड़े हो जिसे कुचला जा सकता है। उसी वक्त उसका एक साथी उसे रोकते हुए बताता कि अपने आप पर काबू रखो, यहाँ पर हंगामा खड़ा करना ईमानदारी नहीं है। इसके अलावा क्या तुम सचमुच इसका इस्तेमाल करना चाहते हो? ये बात सुनकर वो बंदा खुद को शांत रखते हुए आगे जाने के साथ कहता है कि ये अभी खत्म नहीं हुआ है कीड़े। उनके जाने के बाद वो सारे लोग उनकी तारीफें करते हुए कह रहे थे, उनके खिलाफ खड़े होने के लिए तुमको बहुत बहुत बधाई, तुमने उसे काफी अच्छी तरह से डांटा छोटी लड़की। जबकि डार्क इस हंगामे के लिए उनसे माफी मांगता है, पर गोल्ड अपने ही चोड़ में आते हुए बताता कि वह मुझे परेशान कर रहे थे, इसलिए ऐसा होना ही था। अब ये सुनकर वो लोग और भी ज्यादा तारीफें करने लगते हैं कि हमें नीचा दिखाने का उसे यही फल मिलता है। जबकि गोल्ड बोला, अपनी ओर देखो मैजेस्टी, जैसे कि तुम पहले से ही सेलिब्रिटी हो। साथ ही उन एडवेंचर लोगों का ग्रुप आते के साथ उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहता है, हम उनसे टकराना नहीं चाहते थे इसलिए हम चुप रहे, तो हमें इसके लिए माफ कर देना। पर डार्क उन्हें समझाता कि प्लीज अपना सिर ऐसे मत झुकाओ, हम सिर्फ अपने लिए खड़े हुए। इस पे वो दोनों भी कहते हैं, वो लोग हमें परेशान कर रहे, बिल्कुल इसे अपने ऊपर हावी मत होने देना। जबकि पार्टी का लीडर बताता है, हम सच में आपके इस स्टेटमेंट को अप्रिशिएट करते हैं। उनके ऐसे बिहेवियर को देखकर उसकी छोटी बहन काफी खुश थी। उसी वक्त उनमें से एक पर्सन पूछ ही लेता है, वे आर्मर क्या असली गोल्ड से बना है? उसकी ऐसी बातों को सुनकर वो तीनों काफी हैरान हो गए थे। तभी गिमिरा उन्हें समझाता है, चलो अभी तुम लोग भी इसे जानना चाहते हो है ना? उसकी ये बात सुनकर उसकी पार्टी का तो पता नहीं, पर वो लोग इसमें इंटरेस्टेड थे। इस बात का जवाब देते हुए गोल्ड बताता कि तो तुम यह जानना चाहते थे, मेरा आर्मर बेशक
शक, और वो आगे कुछ भी कह पाता तभी नेमुमु बोल पड़ी, बस गोल्ड से कलर किया हुआ है, तुम गोल्ड जैसी मुलायम मेटल से कवच नहीं बना सकते। उसकी ऐसी बातों को सुनकर गिमिरा कहा, तो आप सिर्फ दिखावा कर रहे हो। अब ये सुनकर उनका लीडर उसका मुंह बंद करते हुए कहता कि मैं आपसे इसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। ये बंदा तो अपना मुंह बंद रखना ही नहीं जानता। उसकी इस बात पर डार्क कहने लगा, नहीं यह बिल्कुल ठीक है, गोल्ड के लिए वफादारी ही सब कुछ है और उसका आर्मर उसकी वीरता का सिंबल है, साथ ही गोल्ड भी बताता है। कोई दूसरा रंग ठीक नहीं लगा, इसलिए मेरी महान आत्मा ने फैसला किया कि चलो सोने का रंग चढ़ाते हैं। जबकि डार्क सोचने लगा था ये एडवेंचरर के रूप में अपनी पहचान बनाने के लिए अच्छे हैं, और वो अपने मन में यह सब कह ही रहा था तभी उनका लीडर बताता कि क्या आप पहली बार इस डंजन में एंटर कर रहे हो। तभी डार्क काफी हैरान हो गया था क्योंकि उसको पहचानना इतना आसान है। उसी वक्त वो उसे समझाता है इस डंजन का लेवल एवरेज से काफी बड़ा है, इसलिए लोग आमतौर पर रात भर अंदर ही डेरा डालते हैं। मैंने तो बस ये अनुमान लगाया क्योंकि तुम्हारे पास कोई भी सामान या इक्विपमेंट नहीं है। उसकी इस टिप के लिए डार्क उसका शुक्रिया अदा करता है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वो बंदा खुद ही उससे माफी मांगते हुए कहा, हमारे पास देने के लिए कोई और सलाह नहीं बची है। तभी एंट्रेंस पर खड़ा एक डुओप्स कहता कि अब अगली पार्टी एंटर करेगी। फिर वो उनसे अलविदा लेते हुए वहाँ से चले गए थे। उनके जाने के बाद अब उनका नंबर आ जाता है। डंजन के अंदर की तरफ नेमुमु कह रही थी, मैं इससे पहले कभी भी एबिस के अलावा किसी और डंजन में नहीं गई थी। यह हैरानगी की बात है कि वह अलग अलग साइज और टाइप में पूरे वर्ल्ड में दिखाई देते हैं। उसकी इस बात पर गोल्ड बताता कि उस पास्ट में लीडर ने कहा कि यह डंजन काफी बड़ा है। दूसरी तरफ डार्क कहने लगा, डंजन की मिस्ट्री को जानने के लिए हमें उनके ओरिजिनल का एनालिसिस करना होगा, लेकिन एली ऐसा नहीं कर सकती। डार्क का ये कहना ही था। तभी गोल्ड बताता है, अगर एली इसे नहीं समझ सकती तो नेमुमु भी नहीं समझ सकती। उसकी ऐसी बातों को सुनकर नेमुमु बोलती कि तो तुम भी नहीं समझ सकते। उसकी ऐसी बातों को सुनकर डार्क बताता है, तुम जितना अधिक गहराई में जाओगे माना की कॉन्सेंट्रेशन उतनी ही ज्यादा होगी, उस माना से अलग अलग चीजें क्रिएट होती है। वहाँ के इस मंजर को देखकर गोल्ड भी दंग रह गया था। जबकि नेमुमु बोली, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हमारे आसपास के 100 मीटर के दायरे में कोई भी नहीं है। तभी डार्क अपने गाचा में से रिलीज करते हुए कहा, SSR क्लियर वाइंस, SSR कंसील, SSR फ्लाइट। इसके बाद वो लोग उड़कर आगे जाने लगे। रास्ते में गोल्ड बताता कि क्या दिल दहलाने वाला सीन है, आपकी पावर सच में शानदार है मैजेस्टी। क्या ही सौभाग्य है कि ऐसा सीन देखने को मिल रहा है। हमें जल्द ही क्लियर वाइंस से नेक्स्ट लेयर का एंट्रेंस गेट ढूंढना होगा। साथ ही अपने प्रेजेंस को छुपाने के लिए कंसील का इस्तेमाल किया तथा सबसे छोटे रास्ते के लिए फ्लाइट का इस्तेमाल। ये काफी आसान लगता है ना। नेक्स्ट सीन में वो बंदा काफी गुस्से के साथ अपने सोर्ड को बाहर निकालते हुए उन मोस्टर का खात्मा करने लगता है और वो उसी तरह बेरहमी से उन मोस्टर को काटे जा रहा था। साथ ही वो कहा, वे मुझे क्या समझते हैं, मैं एलिट व्हाइट नाइट में शामिल होने वाला सबसे कम उम्र का पर्सन हूँ। एल्विन किंगडम में सभी सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर्स में से एक। मैं एक एल्फ हूँ जिसकी रगों में एक हीरो, एक मास्टर का खून बह रहा है। तभी वो बंदा काइतो को शांत रहने को कह रहा था क्योंकि ये लोग यहाँ थर्ड फ्लोर के ट्रोल के लिए हैं। साथ ही साथ वो कहा, चलो फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद ऑक्स के बारे में भूल जाएं और आगे बढ़े। पर काइतो उसको चुप कराते हुए कहता कि उन कूड़े के कीड़ों ने मुझे पागल बना दिया। जब मुझे एक मास्टर का ब्लड इनहेरिटेड किया गया तो यह सब जो मैंने यहाँ किया है ये सब मेरे लेवल के कारण है। तभी हम उसके लेवल को देखते हैं जो लाइट के एक आम सोल्जर के मुकाबले था। उसको इतना भड़कता देखकर याना के कहने लगा, यह कोई ऐसी गिनती नहीं है जिस पर शर्मिंदा हुआ जाए। यह पहले से ही एक एवरेज एल्फ के लेवल की सीमा को पार कर चुका है। ये बात सुनकर काइतो कहता है कि मुझे एक महान हीरो माना जाता है, मेरा लेवल 1500 नहीं हो सकता। यह सही है, मुझे बस कुछ और लेवल ऊपर जाने की जरूरत है और फिर कभी भी मुझे कोई नीची नजर से नहीं देखेगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर यानाक बताता है, मिस्टर काइतो मैं तुम्हारा दर्द फील कर सकता हूँ, जैसे वह मेरा अपना दर्द हो। मेरी रिसर्च को कोई नहीं समझ पाया और मुझे अपने ही होमलैंड से एक्सपेल कर दिया गया। जो सुनकर काइतो चिल्लाते हुए बोला, तो फिर मेरे लेवल को इंक्रीज करने में मदद करो। ये बात सुनकर यानाक कहने लगा था, मैं मदद करूंगा क्योंकि हम पार्टनर्स हैं, तुम और मैं अपने रिसर्च के रिजल्ट को तुम्हारे साथ शेयर करने में संकोच नहीं करूंगा। फिर काइतो आगे बढ़ते हुए कहा कि एक बार जब मैं लेवल अप कर लूंगा तो मुझे इस छायादार डार्क एल्फ की जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट सीन में उन लोगों ने काफी सारे जायंट गोब्लिन्स का सफाया कर दिया था। जो सब करने के बाद डार्क उन लोगों से कहता कि चलो केवल मैजिक स्टोन इकट्ठा कर लेते हैं, हमें इस बात का सबूत चाहिए कि हम थर्ड फ्लोर तक पहुंच गए थे। वैसे क्या अब हमें सरफेस पर लौट जाना चाहिए। जिसके बाद वो लोग डंजन से बाहर की तरफ जाने लगे, पर रास्ते में वो देखते हैं कि उस पार्टी के लोग गोब्लिन्स से चारों तरफ से घिरे हुए हैं। जो देखकर गोल्ड कहा कि 3 लड़के आगे और 1 लड़की मेज पीछे है। मैं शर्त लगाता हूँ कि सीधे मुकाबले में उनके हारने की पॉसिबिलिटीज नहीं है। नीचे की तरफ उन लोगों ने फाइट में एक एक करके उन गोब्लिन्स को जान से मार डाला। उसी वक्त डार्क नीचे आते हुए उनकी तारीफें करने लगा था। अब उन्हीं लोगों को यहाँ पर देखकर वो लोग काफी हैरान हो गए थे। जबकि डार्क एक स्नेक को मारते हुए कहता है, ये काफी करीब था। अपने सामने मौजूद एनिमी पर ध्यान देना कॉमन सेंस है, लेकिन तुमको अपने पीछे के हिस्से पर भी फोकस रखने की जरूरत है। वो अभी ये सब कह ही रहा था तभी वहाँ पर काफी
काफी सारे वुल्फ उन्हीं की तरफ आने लगते हैं, जो देखकर वो लोग घबराते हुए वहाँ से भागने लगे। पर डार्क और उसके साथी काफी शांत थे, साथ ही वो उन्हें बताता कि ये लोग हम पर हमला नहीं करेंगे, और उसका कहना बिल्कुल ठीक था क्योंकि ये किसी से डरकर भाग के आए हैं। दूसरी तरफ जाइंट मोस्टर पेड़ों को डिस्ट्रॉय करते हुए उन्हीं की तरफ आ रहा था। अपने सामने फोर्साइथ मेंटिस को देखकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे, क्योंकि जिनको भी यह दिखा है वो आज तक जिंदा नहीं बचा। दूसरी तरफ वो मेंटिस काफी बड़ा होने के साथ साथ काफी खतरनाक भी दिख रहा था। अब आगे क्या होगा, क्या ये लोग इस मोस्टर का सामना कर पाएंगे या फिर डार्क को आगे आकर उनकी मदद करनी पड़ेगी। पर ये क्या उनका रियल दुश्मन है? असली दुश्मन तो काइतो है, जो उन्हीं की तरफ आ रहा है। अगर आप लोग इसकी आगे की कहानी जानना चाहते हो तो 20 कमेंट और लाइक के साथ साथ हाइप भी जरूर कर देना। अगर आप लोगों ने यह कर लिया हो तो इसका नेक्स्ट पार्ट मैं एक्सप्लेन करके तुरंत अपलोड कर दूंगा, पर जब इसका अगला एपिसोड रिलीज होगा। तो फिर मिलते हैं, सायोनारा।